तो इन्होंने वादा किया है कि इस ईवीएम की लड़ाई में साथ देंगे। अब हरियाणा जा रहा हूं, किसानों से मिलने जा रहा हूं, मेरी ऑलरेडी मीटिंग फिक्स हो चुकी है। आप क्यों करें? किसान भी आएंगे साथ, फौजी भी आएंगे साथ। 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। गुजरात में मोदी जी के गढ़ में अभी हमारी मीटिंग हो रही है 28 तारीख को। अभी तो धारा 31 तारीख तक लगाई गई थी 144, अब वो 31 से बढ़ा के 15 कर दी। डर किसका? क्योंकि हमने ऑलरेडी 11 तक प्रोग्राम अनाउंस कर दिया था। आपने दिखाया ना पूरा सबको। इलेक्शन कमीशन सुन ले इस बात को, इस बार ईवीएम किसी गांव में घुस नहीं पाएगी, मैं कह रहा हूं आपको। और मैंने कह रखा है कि कल हम खुलासा करेंगे कि इस ईवीएम को रखना वो काम होगा जो कोई लोग सोच नहीं सकते। जिसमें औकात हो इस बार बूथ लूट के दिखा। साथियों को बताया था, आप भूल गए। कल 3 बजे जो हमारा ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का अब कार्यालय बन चुका है, हेड ऑफिस बन चुका है 13E फिरोज शाह रोड। उस 13E फिरोज शाह रोड पर आप सारे के सारे लोग 3 बजे पहुंचेंगे। मैंने कल ही कह रखा, सबको बता देना आप सब और मैंने कह रखा है कि कल हम खुलासा करेंगे कि इस ईवीएम को रखने में कौन कौन शामिल हैं। इसमें सरकार, इलेक्शन कमीशन और कौन कौन है जो इस षड्यंत्र को बनाए रखना चाहते हैं, सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। उसका खुलासा बाकायदा होगा, कई चीजों का खुलासा होगा। कल आप लोग आएंगे तो ईवीएम का अगला कदम है हमारा ये, जो कल आपको होगा। और इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, आपको बताते रहेंगे, क्योंकि आप ही साथी हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी ईवीएम की लड़ाई को, और मैंने यहां इसलिए आपको बुलाया कि ये मजदूर साथी हैं, इनकी आवाज भी तो आप ही उठाएंगे, इसलिए हमने आपको बुलाया है। और ये लड़ाई में ये भी शामिल होंगे। और आगे की जो लड़ाई होगी ईवीएम की, बहुत मजेदार, बहुत मजबूत लड़ाई होने जा रही है। आप देखना, वो काम होगा जो कोई लोग सोच नहीं सकते, वो आगे वो काम होगा। तो कल तैयारी कर रहा है चुनाव कराने के लिए, करने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बंद होने में कितनी देर लगे? 1 मिनट। ये डिब्बे बंद, अब कागज से होगा। देश का नुकसान होगा बहुत ज्यादा। देश का कोई नुकसान नहीं होगा। देश का नुकसान ये लोग कर रहे हैं जो लुटेरे बैठे हैं, ये देश का नुकसान कर रहे हैं। ये मजदूरों का हक मार रहे हैं। ये लुटेरे हैं जो इस देश के लोगों की, बच्चों की शिक्षा को जिन्होंने बर्बाद कर दिया है। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से, जिनकी गलत नीतियों की वजह से आज देश का जो क्रीम है, जो ब्रेन है, वो बाहर पढ़ने जाता। 8 लाख बच्चे इस देश के। कभी देश था कि दुनिया के लोग यहां पढ़ने आते थे। जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जब नालंदा विश्वविद्यालय था, यहां पढ़ने आते थे। जब तक्षशिला विश्वविद्यालय था, आज यहां से जा रहे हैं। और 8 लाख बच्चे हर साल देश से विदेश पढ़ने जा रहे हैं, और उनमें से 95% बच्चे कभी आप आते नहीं है। तो यानी जो पढ़ाई, जो ज्ञान उन्होंने लिया, वो हमारे काम नहीं आ रहा, वो देश दुनिया के काम आ रहा, औरों के काम आ रहा है। चाहते हैं कि बूथ के बूथ लूट लिया जाए। कौन, किसकी हिम्मत है बूथ लूटने की? जिसमें औकात हो इस बार बूथ लूट के दिखा, हम बताएंगे कैसे जो होगा। ये बूथ लूटने का केवल और केवल एक माहौल बनाने की कोशिश है ताकि ईवीएम से चुनाव हो। सर एक सवाल है। एक मिनट, उस समय जब होते तो वो पुराना जमाना था। आप कितने बूथ लूट लेंगे? मैं अभी आज भी मान लेता हूं 2, 4, 10, 20, 50, 100, 10,000, 20,000। यहां तो पूरा का पूरा इलेक्शन, यानी 10 लाख से ज्यादा बूथ हैं, वो पूरे के पूरे लूट लिए जाते हैं। सरकार घर में अटके जो है ईवीएम में गड़बड़ी करके बना ली जाती है। आप चाहते हैं कि ये होता रहे? ये वो 10-20 और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर जनता खड़ी होगी, एक भी बूथ कैप्चर नहीं हो सकता, एक भी बूथ लूटा नहीं जा सकता। सर सवाल ये है, आप लोग ईवीएम पे लगातार आवाज उठा रहे हैं यूट्यूब। यार ये राहुल गांधी से पूछे ना, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर, हम तो मुकदमा लड़ेंगे उसका फ्री में। तो दबाया जा रहा है सर, काहे का? विपक्ष के खिलाफ एफआईआर। अबे तो काहे को विपक्ष जा रहा है? विपक्ष को ईवीएम की लड़ाई लड़नी चाहिए, वो यात्रा में लगा है। अगर ईवीएम हट गई तो किसी यात्रा की जरूरत नहीं है, पब्लिक वैसे ही जिता देगी। और मैंने कल कहा था, आप यात्रा कर लो, कुछ भी कर लो, अगर ईवीएम रहेगी तो आप जीत नहीं पाओगे। जनता तो हर बार आपको वोट दे रही है। जनता ने कहां वोट नहीं दी आपको वोट दे रही है। बात यह है कि आप अपनी वोट को उसकी रक्षा ही नहीं कर पा रहे। सो न्याय यात्रा से कुछ नहीं होगा, भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होगा। जो लोग जुड़े हुए हैं, असली यात्रा है इस ईवीएम को लेकर यात्रा निकलो, तब तो बात बनेगी। और जब तक ईवीएम रहेगी, पूरा देश भी वोट दे देगा तो भी नहीं जीत पाओगे। और ईवीएम हट गई, दावे के साथ कह रहा हूं, मोदी सरकार 40 से ज्यादा सीटें ले नहीं पाएगी लोकसभा में, 543 में से। सवाल ये है, ईवीएम की आवाज अब यूट्यूब पे उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा चैनल्स दिखा रहे हैं, और यूट्यूब खुद सर्टिफिकेट दे रहा है कि ईवीएम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शिता है। यूट्यूब नहीं दे रहा सर्टिफिकेट, वो इलेक्शन कमीशन की, वो उसने लगा रखी है। वो मजबूर है, सरकार के दबाव में है। इन सब लोग जो दबाव में हैं,
जिनका सरकार गला दबा रही है, इन सबको आजादी दिलानी है। अभी आपका गला दबाया जाएगा, आपके गला दबाने का भी कानून आने वाला, तो आपकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। लड़ोगे अपनी लड़ाई? अरे बोलते क्यों नहीं? लड़ेंगे सर, लड़ाई हाँ तो बोलो ना, आपकी लड़ाई भी लड़ेंगे। गला किसी का दबने नहीं देंगे, आवाज किसी के बंद नहीं होने देंगे, हक किसी का मारने नहीं देंगे। इसलिए मैं बार बार सब लोगों से आह्वान कर रहा हूं, हमारा साथ दो। और आपको फिर कह रहा हूं, 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चुनाव 2024 का होगा तो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, बैलेट पेपर से। सर, जो समर्थन की आप बात कर रहे हैं, मिस कॉल के जरिए जो आपको समर्थन मिल रहा है, वो सामने आप दिखा क्यों नहीं कि किसान भी आए? अरे बिल्कुल दिखाएंगे भाई, मैं जा रहा हूं, मैं 25 तारीख को पंजाब हरियाणा जा रहा हूं, किसानों से मिलने जा रहा हूं, मेरी ऑलरेडी मीटिंग फिक्स हो चुकी है। आप क्यों करें? किसान भी आएंगे साथ, फौजी भी आएंगे साथ, 1 रैंक 1 पेंशन वाले जो हैं, इसमें जो ओल्ड पेंशन वाले हैं वो भी आएंगे, इसमें सारे जो आपको देख रहे हैं ना मजदूर, वो सब भी आएंगे, इसमें सारे युवा जो बेरोजगार हैं वो भी आएंगे। और साथियों, इसमें वो लोग आएंगे जिनके विषय में आप कल्पना नहीं कर सकते हो, गांव गांव से निकलेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन सुन ले इस बात को, इस बार ईवीएम किसी गांव में घुस नहीं पाएगी, मैं कह रहा हूं आपको। उसकी जितनी भी नौटंकी करनी है कर ले, दिखा ले, जहां भी कर रहा है। कैसे आएंगे लोग? 15 तक धारा 144 लागू की, कोई बात नहीं, धारा बनती है बिगड़ती है, हम जानते हैं कैसे, हमें कानून बताने की जरूरत है, हम जानते हैं। और ये धारा 144 लगा के, आचार संहिता लगा के लोगों को दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, लेकिन इस बार कोई डरेगा नहीं। तो क्या ईवीएम के प्रोटेस्ट से डर कर ये लगाया गया? किस? बिल्कुल भाई, अभी तो धारा 31 तारीख तक लगाई गई थी 144, अब वो 31 से बढ़ा के 15 कर दी। डर किसका? क्योंकि हमने ऑलरेडी 11 तक प्रोग्राम अनाउंस कर दिया था, आपने दिखाया ना पूर्व सबको, इसलिए 15 तक कर दिया। कोई बात नहीं, तुम करो, हम देखेंगे कैसी धारा 144 लगेगी, कैसा हमारा क्या बिगाड़ेगी, लोगों को कैसे डराएगी, हम बताएंगे। सर, ईवीएम की लड़ाई दिल्ली तक सीमित रहेगी या पूरे देश में? कमाल बात है यार, मेरे पूरे देश भर से। मैंने तो आपको स्टेट बताए थे, सारे स्टेट गिन के बताए थे, कहां कहां से, मेरे फोन में देखो आप, कहां कहां से फोन आ रहे हैं, लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, आपके यहां से हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, पश्चिम बंगाल से, आपके झारखंड से, बिहार से, उधर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश से, मेघालय से, त्रिपुरा से, नागालैंड से, असम से, और आप नीचे आ जाओ आप, इसके बाद में मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, और आपके आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, कर्नाटक से, केरल से और तमिलनाडु से, कहां कहां से फोन नहीं आ रहे। पूरा महाराष्ट्र इतनी जबरदस्त उबाल में है, आप सोच नहीं सकते। पूरा मध्य प्रदेश, साथ में ये दिल्ली है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, सब जगह, गुजरात में मोदी जी के गढ़ में अभी हमारी मीटिंग हो रही है 28 तारीख को गुजरात में, राजकोट में, और उसके बाद में 9 तारीख को, 9 फरवरी को अहमदाबाद में मीटिंग होगी। मोदी जी के गढ़ में बताएंगे कैसी हुंकार वहां से ईवीएम के खिलाफ उठेगी। चिंता मत करो आप। आंदोलन को स्थायी रूप में देखने को मिलेगा? 100% स्थायी है और मजबूत बनेगा। और गांव-गांव में यह आंदोलन ऐसा होगा जो गांव-गांव में होगा, गांव-गांव से लोग सड़कों पर निकलेंगे। आप कह रहे हैं कि बिना ईवीएम गुजरात में भी सरकार अपना, मैं तो कह रहा हूं ना, अब ये करा लो, अगर मोदी जी जो है वहां सरकार बना ले, गुजरात में भी चुनाव करा लो बैलेट पेपर से, अगर मोदी जी सरकार बना जाए, वहां भी नहीं बना। हाँ 100% राजनीति छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, आ जाओ मैदान में। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी से, मोदी जी आपको दुनिया पसंद करती है, देश पसंद करता है, इतने पसंद करते हैं, सीना ठोक के कह रहा हूं, जिस सीट से मोदी जी लड़े उसी सीट से लड़ूंगा और वहां से उन्हें हरा के दिखाऊंगा। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ईवीएम को हटा के, मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक्सेप्ट करो चैलेंज मेरा। तुमको ऐसी बात ने ऐलान किया है कि आप इन लोगों की लड़ाई में शामिल हुए हैं, ये इतने लोग हैं 10,792, ये लोग भी अब ईवीएम की लड़ाई में भी साथ रहेंगे? 100% साथ में रहेंगे। और मैं आपके सामने कह रहा हूं कि इनमें से अगर कोई ईवीएम की लड़ाई में साथ नहीं देगा तो हम इनका साथ नहीं देंगे। ईवीएम की लड़ाई बदला चल रहा है? नहीं, बदला नहीं है। हाँ। ईवीएम की लड़ाई व्यक्तिगत मेरी नहीं है, मैंने अपने लिए नहीं कहा कि आप मेरा साथ दो, मेरी लड़ाई में साथ दो। ईवीएम की लड़ाई इनकी भी लड़ाई है, वोट इनका भी लूटा जाता है, वोट इनका भी चोरी किया जाता है, इनकी वोट पे भी डाका है। तो इनकी वोट ये जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को देना चाहते हैं उसी को जाए, और वोट देते समय इन्हें मालूम हो कि ये किसको वोट दे रहे हैं, वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए। और वो केवल और केवल बैलेट पेपर से हो सकता है, ईवीएम से नहीं हो सकता। यही बात हमने इनको समझाई है। तो वो लड़ाई ईवीएम की केवल मेरी नहीं, हम सबकी लड़ाई है। और इन्होंने वादा किया है कि इस ईवीएम की लड़ाई में साथ देंगे। अगर ये अपनी लड़ाई में साथ नहीं देते हैं और केवल अपनी नौकरी की बात करते हैं तो मैं समझता हूं ये किसी हालत में सही नहीं। और मुझे पक्का भरोसा है
ये लोग इतने समझदार तो हैं ही कि अपनी लड़ाई जो वेतन की है, नौकरी की है, उसे भी लड़ेंगे, और ईवीएम की लड़ाई जो पूरे देश की हर किसी की लड़ाई है, उसे भी पूरी ईमानदारी के साथ में लड़ेंगे और हमारा साथ उसमें देंगे। मुझे पक्का विश्वास है इस बात। देखिए, केवल हम इनकी सपोर्ट करने नहीं आए हैं, हम इन्हें इनका हक दिलाने के लिए आए हैं। और आज से जो लड़ाई अब तक इन्होंने जो लड़ी, अपने स्तर से, अपने ढंग से लड़ी है, लेकिन इस पल के बाद लड़ाई हम लड़ेंगे, हमारे तरीके से ये सारे साथी लड़ाई लड़ेंगे, जैसा इन सब ने आश्वासन दिया है। और इनकी लड़ाई बड़ी जेन्युइन लड़ाई है। ये सबको समझने की जरूरत है कि सरकारें लगातार जो कमजोर हैं, जो मजदूर हैं, उन पर अत्याचार कर रही हैं। ये मार्शल हैं, इनकी संख्या 10,000 से ज्यादा है, 10,792, जिसमें सिविल डिफेंस के भी कुछ साथी हैं। और 1968 का कोई कानून है जिसका हवाला देके पहले इनको रखा गया और अब निकाल दिया गया बेवजह। इनमें से लोग 9 साल से लेकर 20-20 साल से सर्विस कर रहे हैं। आप किसी को अचानक निकाल देते हो, ये कौन सा तरीका है? जो सरकार का काम है कि लोगों को अधिक से अधिक नौकरी दें, और दिल्ली सरकार में जब केजरीवाल जी चुनाव में थे, उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो जितने कच्चे हैं उन सबको हम पक्का करेंगे। और ये तो पक्के होने की सारी शर्तें पूरी करते हैं। भाई, पक्के होने की शर्तें हैं कि आपने इनको रखा, सरकारी माध्यम से रखा ना, इनका अपॉइंटमेंट हुआ, जो योग्यता आपको चाहिए थी उस पद के लिए जिसमें इनको रखा गया, उस पद के योग्य थे ये लोग। इनको सरकार के खजाने से सैलरी दी गई। ये जो सारे के सारे साथी हैं, 240 दिन किसी को पक्के होने के लिए होते हैं, वो शर्तें ये पूरी करते हैं। और इनका जो क्षेत्र है वो आवश्यक सेवा का क्षेत्र है। इसके साथ साथ मार्शल, विशेषकर मार्शल की जो बात है, केजरीवाल सरकार ने अपने जो मैनिफेस्टो में पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए डीसीसी में मार्शल की भर्ती करेंगे। इसीलिए तो इनको रखा गया और इसीलिए मार्शल इनको कहा जा रहा है। ये उसके साथ साथ भी अलग डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया, बड़ी ईमानदारी, बड़ी निष्ठा से काम किया सारे साहब। कहने को 8 घंटे, पर इन्होंने तो 12-12, 14-14 घंटे तक भी इनसे काम लिया गया। कोरोना काल में जब अपने ही परिवार का व्यक्ति, अपने ही परिवार के व्यक्ति को हाथ नहीं लगा रहा था, इन्होंने उस समय भी सेवा करी। और आप एकदम आप निकाल दे रहे हैं आप। तो ये जो अन्याय इनके साथ में हुआ है, अब इस अन्याय को हम में से कोई बर्दाश्त करेगा नहीं। और आज से इनकी लड़ाई कानूनी स्तर पर और जिस भी तरीके से लड़नी है, वो हम लोग इनके साथ आगे रह के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। सर, एक पेपर, और इनको इनका हक दिलाकर ही ये सारी चीजें खत्म होंगी। सर, उन्होंने ये लड़ाई महीनों पहले शुरू की थी और आपने कहा है कि चंद दिनों में उन्हें न्याय मिलेगा। नहीं, देखिए, इनकी लड़ाई जहां तक हमारी जानकारी तकरीबन 3.5 महीने इनको लड़ते हो गए हैं। होता क्या है कि आप जिनसे लड़ रहे हैं वो कौन है? वो सरकार। और सरकार एक कानूनी तरीके से बनी होती है। जो काम वो सारे करेगी वो भी कानूनी ही तरीके से होंगे। मजदूर अधिकतर क्या होता है कि उसको कानून की बहुत जो पेचीदगियां होती है उसकी जानकारी नहीं होती। जैसे है, इन साथियों को नहीं मालूम कि ये 9-9 साल सर्विस करके आए, तो इन सारे साथियों को पीएफ मिलना चाहिए था, प्रोविडेंट फंड जो होता है इनका, इनको नहीं पता, नहीं मिला। इनको ये नहीं पता, इसीलिए मैंने संविधान की बात कही थी कि आप सारे लोग अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 51 तक पढ़ो आप, क्योंकि जिस दिन ये पढ़ेंगे तो मैं नहीं कहूंगा, ये कहने लगेंगे समान काम का समान वेतन। ये जो काम कर रहे हैं, ऐसा ही काम अगर कोई और कर रहा है सरकार में, और स्वाभाविक है मार्शल हैं तो जस्ट लाइक फोर्स का काम कर रहे हैं, पुलिस का काम कर रहे हैं, तो पुलिस के एक साथी को जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह के ये हकदार हैं। पुलिस के एक साथी को जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके ये हकदार हैं। यानी जो काम सरकारी में परमानेंट लोग कर रहे हैं, नियमित वाले कर रहे हैं, ये उन सबके हकदार हैं। पर इन साथियों को बहुत सी चीजें नहीं पता। एक बात। दूसरी बात, लड़ाई कहां लड़ी जानी चाहिए, किस तरह से लड़ी जानी चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पर लड़ी जानी चाहिए, कैसे लड़ी जानी चाहिए, वो बहुत सी चीजें हैं जिसकी जानकारी नहीं है। होती नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, होती भी नहीं है। तो हम वो सारी चीजें, हमारी पूरी टीम इसको जानती है, इसलिए इन सारे साथियों को इनका हक मिले,
ये और इनका परिवार अच्छी तरह से जीवन जिए, खुशहाल हों, इनके बच्चे आगे बढ़ें, इससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता इनके लिए।